सरिता जी, ये तो मैंने आपको कई बार बताया, अभी आपको बताया कि बीजेपी, जब बीजेपी करता था तो बीजेपी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो सच्चर कमेटी हटाऊंगा। 2013 में नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने विरोध किया कि सच्चर कमेटी सिर्फ मुस्लिमों को फायदा देने के लिए बनाया गया है और इसको खत्म किया जाए। 13 में जब मोदी जी 14 में आए तो उन्होंने सच्चर कमेटी लागू कर दिया, और न सिर्फ लागू किया बल्कि कांग्रेस से ज्यादा द्रुत गति से लागू कर दिया। आज उस सच्चर कमेटी में कांग्रेस मुस्लिमों को स्कॉलरशिप में 50,000 रुपए देती थी, नरेंद्र मोदी जी 1 लाख रुपए देते हैं। गर्भ में जो मुस्लिम समाज के बच्चे पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक उसको पूरा स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कांग्रेस के समय मुस्लिम अगर विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, मोदी जी उसकी स्कॉलरशिप देते हैं। सरकारी नौकरी में पूरे कांग्रेस के काल में 4% मुस्लिम थे, 4.5%, मोदी जी ने 10.5% कर दिया। पूरे ब्यूरोक्रेसी में पूरे कांग्रेस के 67 साल में 2.5% मुस्लिम थे, मोदी जी ने उसको 5% कर दिया। और उसके बाद सारे बड़े पद पे मुस्लिम इलाके में पुलिसकर्मी मुस्लिम ही होने चाहिए, ये ऑर्डर मोदी जी ने जारी किया सारे राज्यों को। ये तो कांग्रेस, तो मुद्दे तो वही रह गए। कांग्रेस का जिस बात के लिए विरोध करने आए थे वो चीज वो खुद लागू कर रहे हैं। जैसे अभी वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे रही कांग्रेस, वो आरक्षण योजना इन्हीं की है, जनसंघ की, मंडल कमीशन जिसके थ्रू आरक्षण खोला गया मुस्लिमों के लिए, लागू फिर इन्होंने वीपी सिंह ने किया। और गुजरात में खुद ये कह रहे हैं अपने मुंह से कि हम 70 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देते, ये खुद कह रहे हैं। तो ये जिस बात का विरोध करते थे वही ये खुद लागू कर रहे हैं। तो मैं तो उसी मुद्दे के साथ हूं, जिस मुद्दे को कांग्रेस कर रही थी वही मुद्दे जब भाजपा कर रही है तो ये तो दोगलापन होगा ना सरिता जी, कि वो मुद्दा अगर कांग्रेस कर रही तो मैं उसका विरोध करूं और वही मुद्दा अगर भाजपा कर रही तो मैं इसका सपोर्ट करूं। ये तो मैं दोगला नहीं हूं। अगर सच्चर कमेटी कांग्रेस लागू कर रही है तो कांग्रेस का विरोध करते हैं, लेकिन भाजपा लागू कर रही है तो छोड़ देते हैं। ये तो दोगलापन हो जाएगा, ये तो पूरे हमारे ब्लड को गाली हो जाएगी, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने ये किया कि मुद्दे वही हैं, मैं उसी मुद्दे पर टिका हुआ हूं कि आप तुष्टीकरण बंद कीजिए, हिंदुओं का सशक्तिकरण कीजिए, भारत की सीमाओं को सुरक्षित कीजिए। अब मनमोहन सिंह का विरोध हम सियाचिन के लिए कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी का विरोध जो हमारा लद्दाख में भूमि ले लिया, कैसे नहीं करें? क्योंकि मोदी जी के समय में ले लिया इसलिए चुप रहे हैं हम, ऐसा तो हो नहीं सकता। मनमोहन सिंह के समय जो बांग्लादेशी रोहिंग्या का घुसपैठ था उसका विरोध कर रहे थे, मोदी जी बांग्लादेशी रोहिंग्या को फ्लैट दे रहे हैं, उनको बसा रहे हैं, तो विरोध कैसे ना करें? आप सोचकर देखिए, मनमोहन सिंह ने सिर्फ 80,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला, इसके लिए विरोध कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर निकालो। मोदी जी सिर्फ 2,500 निकाले, तो कैसे ना विरोध करें? विरोध तो करना पड़ेगा। तो मुद्दे हमारे वही हैं, सिर्फ फ्रॉड किया गया है जनता से, हिंदू जनता से, और उससे ज्यादा 67 साल से ज्यादा मलुच्छों को सुविधाएं दे दी है मोदी सरकार ने, जिसके कारण यदि आप मुद्दा बेस्ड विरोध करेंगे तो आपको विरोध करना होगा। यदि व्यक्ति और पार्टी विरोध के पक्ष में करना है फिर राजनीति हो नहीं सकती। फिर कांग्रेसी क्यों गलत हैं? जब आप गलत देखकर भी भाजपा का सपोर्ट करोगे तो कांग्रेसी का गलत देखकर उसका सपोर्ट कर रहे थे तो क्या गलत? कोई अगर रवीश कुमार, अभिसार और ये सब यदि कांग्रेसी पत्रकार हैं तो अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अंजना ये सब भाजपा पत्रकार हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा है। तो मैं मुद्दा बेस्ड पत्रकारिता हमेशा किया हूं, और इसलिए मैंने जिस बात के लिए कांग्रेस का विरोध किया उसी बात के लिए भाजपा का विरोध कर रहा हूं। मेरे मुद्दे नहीं बदले हैं। पार्टी बदल जाने से, व्यक्ति का चेहरा बदल जाने से मुद्दे नहीं बदल जाते। उस मुद्दों को सॉल्व करने वाला चाहिए समाज को, राष्ट्र को, न कि उस मुद्दों को और बढ़ाकर और जनता की आंख में धूल झोंकने वाला, मिर्च झोंकने वाला चाहिए। ये है हमारी असली बात। कृष्ण कुमार जी, आई हैव सेंट चेक इन केस इन फेवर ऑफ कबोध मीडिया एसबीआई बैंक विल बी क्लियर इन। धन्यवाद कृष्णा जी, कहाँ पे आपने वो चेक भेजा है वो मुझे अब एक बार बता दीजिएगा और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस सब्सक्रिप्शन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पता मुझे बता दीजिएगा कहाँ भेजा, मेरे मोबाइल पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सुनील पेंडलकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमा तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़ा राहत आपने दिया, क्योंकि अभी इस महीने करीब 500 लोग अनसब्सक्राइब करके गए हैं चैनल, क्योंकि चुभता हुआ जर्नलिज्म पसंद नहीं आ रहा। व्यूअरशिप की स्थिति आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइबर्स सारे चले ही गए हैं। पर मैं सच बताने के लिए कृत संकल्पित हूँ, चाहे कितनी कठिनाई आ जाए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब इसके लिए जो मैं क्या कर सकता हूँ, सच बोलना ही है।
और संदीप जी ये कोई नया लॉ ला रहे हैं इसलिए आप थोड़ा संभल कर बोला करिए, सही बात है, पर मैं पत्रकारिता के मानक में मैंने वही पूरे पत्रकारिता के मानक को फॉलो करता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ लॉ या सब बंद हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकूं, तो उसके पूरे मानकों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको पब्लिक डोमेन की चीज ही दिखाता हूँ ज्यादातर, या रिपोर्ट होता है तो रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें भी मैंने आपको रिपोर्ट ही दिखाया है, सारे राइटर्स का छपा रिपोर्ट है, फॉरेन पॉलिसीज का छपा रिपोर्ट है, यान ब्राह्मण का खुद का ट्वीट है, तो ये सारा मैंने उसका दिखाया है और इसलिए मैं झेलने के लिए तैयार बैठा हूं। गार्गी बनर्जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मालिनी पॉल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विदेशी तो यही घोषित कर लाए थे कि हमारे राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, एस जयशंकर। तो विदेशी हस्तक्षेप तो अभी कौन कर रहा है? यान ब्राह्मण, उसके बयान क्यों चारों तरफ कोट करते घूम रहे हो? ये भी तो बताओ यान ब्राह्मण कौन है? रामाशंकर कटारे जी कह रहे हैं 2020 में जिस बेशर्मी से बाइडेन को जिताया गया था उतनी ही बेशर्मी से अब भारत में मोदी को जिताया जा रहा है। आप चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि ये सब झूठ बोल रहा है, संदीप देव ये वो सब जितने हैं सब झूठ बोल रहे हैं जी, ये हम आंकड़े ऐसे करते हैं, ऐसे हम लाते हैं, ऐसे करते हैं, 11 दिन क्या हम 25 दिन लेंगे, कहें बात खत्म, उनका बयान हम चला देंगे, हम तो सबका बयान चलाएंगे। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हो और 1 करोड़ आंकड़े बढ़ा चुके हो और सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज नहीं कर रहा, स्थगित कर रहा है कि चुनाव के बाद सुनेंगे, छुट्टी खत्म हो जाएगा तब सुनेंगे। क्या वजह है कि आप चुनाव चल रहा है और आप कह रहे हम छुट्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? पद्मे विष्णु कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अब कुछ कर सकता है या अब इनको मौज हो चुकी? सुप्रीम कोर्ट ने असल में अवकाश चल रहा है, गर्मी की छुट्टी हो गई, मेन बेंच नहीं बैठ रहा और अवकाश बेंच वो कभी बड़े डिसीजन ले ही नहीं सकती, वो सिर्फ स्थगित करके टालने के लिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चलता हुआ दिखे, तो वो ले ही नहीं सकती थी। ये तो जानबूझ के पैरालाइज किया गया सिस्टम को, दिख रहा है ये पैरालाइज किया गया। जो डिसीजन ही नहीं ले सकता वो डिसीजन लेने के लिए बैठा है। कभी भी बड़े डिसीजन अवकाश बेंच के इतिहास में नहीं है, बहुत कम होंगे कभी, तो बड़े डिसीजन हो नहीं सकते अवकाश बेंच के, वो उसको टालते हैं कि डेट देते हैं, अगला डेट अगला डेट अगला डेट। अब उन्होंने जून छुट्टी के बाद का डेट दिया है, अब छुट्टी तो जून भर में चलेगा, तब तक चुनाव हो जाएंगे। संजय शर्मा जी कह रहे हैं ये ब्रेमर ठीक वैसे ही प्लांट जैसे राजा राम राय को किसी समय अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए प्लान किया गया था। ब्रेमर का ऑल ओवर वर्ल्ड यही काम है, पूरे वर्ल्ड आप देखिए कि किस तरह एलन मस्क और पुतिन की फर्जी मीटिंग करवा दी उसने। कैसे राइटर ने कहा जब ट्रंप ने कहा सीआईओ को कि भाई चाइना के ऑपरेशन पे ध्यान दो, तो कह रहा है मजाक उड़ा दिया इसने ब्रेमर ने कि अमेरिका उसके एल्गोरिथम को कैसे कुछ करेगा, सीआईए के पक्ष में उतरा और वो मुंबई में बैठा यहाँ इंटरव्यू कर रहा है सब जगह, उसके बयान सरकारी यूट्यूबर सरकारी मीडिया चला रही है। प्रशांत किशोर पकड़ा गया, हिमाचल में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई, अब वो गाली गलौज करता, फिर पागलों जैसा गाली गलौज करता फिर रहा है। तो ब्रांड उतारे गए हैं कि ये ब्रांड कर रहे हैं तो ये जो 5-7-8% है वो वोट उधर जाए। अब आप देखिए विदेश मंत्री जी का एक बयान देखिए, ये कभी कोई नहीं कहता, ये खुद ही पकड़े जा रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत इस बार 42% या उससे अधिक रहने वाला है, 49 में 37.5 था। वोट परसेंटेज कैसे तुमको पता है जब वोट कम हो रहे हैं? तो ये 5% वोट ही तो चुनाव आयोग ने हेराफेरी किया है। तो क्या यही 5% आप जोड़ रहे हो? 37-5 42 हो गया आपका। विदेश मंत्री को वोट परसेंट तक पता चल गया इनका, अपनी पार्टी का, कि 37% 2019 में था। मतलब पुलवामा अटैक उस पर 12 कोट हाईएस्ट पीक पे था, तब भाजपा को 38% वोट मिले। अभी ऐसा तुमने क्या किया कि 42% मिलने वाले हैं? क्या किया इन 5 साल में? हिंदुओं के मंदिर तोड़े इसलिए हिंदू खुद को वोट देगा, मुस्लिम आपको दे रहे नहीं। पासमानदाकरण में आपने जितने अभियान चलाए मुस्लिम आपको दे नहीं रहे। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्था के खास्ता हालत, मिडिल क्लास का खून चूसा। 8-10 साल में 3 लाख से ऊपर स्लैब कभी नहीं गया। पूरा जो आप एटीएम आदि का चार्ज है और एसएमएस आदि सब मिडिल क्लास से चूस रहे हो। जीएसटी का 50% मिडिल क्लास ले रहा है। ये क्या किया हो जो 5% वोट बढ़ जाएगा? 5% ने तो चुनाव आयोग ने बढ़ाए हैं।
चुनाव आयोग टोटल औसतन इतना ही वोट पड़ा है 5 चरण में। तो इसका मतलब उसी 5% को आप जोड़ रहे हो अपने लिए, मुंह से खुद ही सच निकल रहा है इन लोगों को। आप देखिए जैसा आप दिख रहा है कैसे हो रहा है। जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद 38% से ऊपर नहीं जा पाए तो 42 अभी कैसे होगा? तमिलनाडु में हो नहीं, आंध्रा में हो नहीं, कर्नाटका हो नहीं, तेलंगाना हो नहीं, केरल हो नहीं, ऊपर आए महाराष्ट्र में इस पर हालत खराब है आपकी, उड़ीसा हो नहीं, उसके बाद आगे इधर बढ़ते हैं, आपसे कहें गुजरात आप हो, राजस्थान आप हो, फिर भी 2-3 सीट आपकी इस बार कम होती दिख रही है। उन पे आपने 19 में आपने पीक प्राप्त कर लिया था, यानी 25 के 25, 26 के 26, तो उससे तो बढ़ेंगे नहीं, स्वाभाविक बात है। पंजाब आप हो नहीं, हरियाणा में 10 में 10 प्राप्त किए थे, उससे आगे जा नहीं सकते, दिल्ली में 7 से 7 प्राप्त किए थे, उससे आगे जा नहीं सकते, यूपी में भी आप मैक्सिमम प्राप्त कर चुके हो 62 और कुछ मिला के, वहां अगर 2-4% सीट और घट ही रहा है, बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। बिहार में 40 में 39 ले चुके हो, वहां बढ़ सकते नहीं हो। बंगाल में 19-18 ले चुके हो, बंगाल के हिंदुओं को जो मरने के लिए छोड़ा, 7,000 महिलाओं का जो यौन शोषण हुआ, वहां बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। नॉर्थ ईस्ट को पूरा कंगाल एकदम जो है, पूरे मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में तबाही देखिए, वहां हो। तुम कहां से ला रहे हो सीट भाई? किधर से ला रहे हो 5%? मैक्सिमम छू चुके हो, 25 में 25, 26 में 26, मध्य प्रदेश में आप लाओगे मैक्सिमम, 27 में 27, कहां से लाओगे? झारखंड में आपके खिलाफ अभी गुस्सा है, 2-3 सीट और कम होगा, छत्तीसगढ़ में आप पूरा ला सकते हो, तो आप हिमाचल है, वहां आपके कुछ सीट कमी होगी, उत्तराखंड ला सकते हो, जहां जहां आप मैक्सिमम 5 में 5 ला चुके हो, उत्तराखंड में 10 तो लाओगे नहीं, 5 ही सीट है, कहां से लाओगे? ये बताओ, गणित तो बताओ। ये जो 400 का बवंडर इस चुनाव आयोग के द्वारा जो 1 करोड़ वोट का हुआ, ये 5% वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाया, और वही 5% एस जयशंकर कह रहे हैं कि हमारा बढ़ेगा। कैसे? किधर किधर से बताओ जरा, गणित क्या है? क्या किया है सर? जनता वोट में दिख रही नहीं, मोदी जी की रैली खाली पड़ी हुई है, कहां से आ रहा है ये बता दो। सवाल के जवाब तो देने होंगे, सरकार हो भाई। आरपीजी टीम्स, थैंक यू सो मच। बात एकदम फैक्ट के साथ किया जाए कि कैसे ले आओगे। इंदिरा गांधी जो मरी, वो एक लहर था, उसमें 405 सीट आई राजीव गांधी की, और फिर दोबारा चुनाव हुए तो 414 सीट आई। अभी क्या है ऐसा जो 400 आ जाएगा आपको? कौन मरा है? किसकी सहानुभूति है? क्यों देवता अवतार लिए इसलिए? आज फिर एक बयान है, दिखाओ कि मैं मरूंगा भी नहीं। अब आप देख लीजिए एक बयान, 75 साल वाला भी बयान को इन्होंने कर दिया कि मैं जब तक 47 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, परमात्मा मुझे नहीं बुलाएगा। अब ये अमर हो गए, अमृत पी लिया इन्होंने, यानी 75 साल वाला भी बैरियर खत्म। अब 47 तक यही प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, जैसे चीन में जीपिंग है और पुतिन है, रूस में, ऐसे देख लीजिए 47 तक। अगले पल का पता नहीं है, लेकिन खुद को अवतार घोषित करके, पैगंबरवाद घोषित करके, अब्राहमिकवाद घोषित करके, कल कहा कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं, आज कह रहे हैं मैं 47 तक अब मरूंगा ही नहीं। अब आप सुन लीजिए कहानी, और इसी आधार पे जस्टिफाई किया जाएगा कि 400 आ गए, क्योंकि पैगंबर है इसलिए 400 सीट आ गए, और 400 सीट तो आए चुनाव आयोग के कारण। ये 5% ही तो चुनाव आयोग ने बढ़ाया है, वही 5% खेल कर देता है, देख लीजिए। अतुल शर्मा जी धन्यवाद। नमस्ते संदीप जी, हाउ डिस्पाइट अंकुर जी बीइंग ए लॉयर हिमसेल्फ एंड स्टिल सो मेनी एसबी कैंडिडेट्स नॉमिनेशन गॉट रिजेक्टेड। जो कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है वो उन्होंने फॉर्म ही अधूरे भर के जमा किए, उसमें वकील क्या कर सकता है? वो हम लोगों ने पूरे चेकलिस्ट दिए कि ये भरने हैं, वकीलों की राज्य में पूरी टीम लगाई, वकील उनके साथ गए। अब वकील को आप इंफॉर्मेशन दोगे तब ना, उस वकील इंफॉर्मेशन में वो गलती कर गए, लेकिन तब भी 21 लोगों ने जो सही तरीके से भरे वो भरे, और जो 5-7 रिजेक्ट हुए उनकी अपनी गलती थी, चेकलिस्ट उन्होंने देखा ही नहीं। पूरा चेकलिस्ट, यहाँ ट्रेनिंग हुआ, चेकलिस्ट समझाया गया, पूरी बैठक हुई। जब अंकुर जी ने जो अपना भरा था वो सबको भेज दिया गया कि इसी तरह भरना है। फिर अंकुर जी के चुनाव के बाद एक मीटिंग ऑनलाइन सबको रखी गई, सारे उम्मीदवार बुलाए गए, सबको ट्रेनिंग दी गई। उसके बावजूद तो क्या कर सकते हैं इसमें तो। और उसमें चुनाव आयोग का थोड़ा सा भी इधर उधर हम, अब नरेंद्र मोदी जी के शपथ पत्र, उसमें पत्नी के डिटेल है नहीं जानता, वो वहां पास हो गया।
आप करोगे, आप रिजेक्ट हो जाओ। पैरामीटर्स बदले हुए हैं चुनाव आयोग के, क्या करोगे आप? धर्म योद्धा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आपको पता होगा बेगम एजाज रसूल जो हमारे सांसद में एकमात्र मुस्लिम महिला नेता थी, जो तत्काल कांग्रेस से थी और विभाजन के समय पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के साथ रहकर हम ऐसी भूमिका निभाई, उससे पद्म विभूषण से नवाजा वाजपेयी सरकार ने। वाजपेयी सरकार ने तो पद्म विभूषण उनको दिया जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता को खत्म किया। जमात की को, जैसे मुस्लिम महिलाएं भी मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है, उन सारे चिन्हों को खरोंच खरोंच कर बाहर निकाला, उसको दिया और उसको पद्म विभूषण फिर मोदी जी ने दिया। भाजपा ने तो अपनी स्थापना जो हुई उसका जो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया वो करीम छागला जी को बनाया, जिसने बीएचयू से हिंदू शब्द हटाने के लिए, जो शिक्षा मंत्री रहे भारत में, जो 4 मुस्लिम शिक्षा मंत्री जो शुरू के थे मौलाना आजाद, उसके बाद शिक्षा मंत्री रहे, इस्लामाइजेशन किया शिक्षा के जरिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू हटाना चाहा और जेएनयू की स्थापना कराई। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन के चीफ गेस्ट थे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो तो भाजपा ने ऐसे ही लोगों को दिया है। ये बात अब जनता को पता चल रही है, पहले हमें पता नहीं चलता था। आपकी बात ठीक है, थैंक यू सो मच। गार्गी सेन गुप्ता जी धन्यवाद। संदीप जी मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे हमें मालूम था, जो चैनल अपोजिशन में था वो भी अब मोदी की प्रशंसा कर रहा है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि अगले 5 साल तो झेलना पड़ेगा, उपाय नहीं। और फंड अच्छा हो गया है। चुनाव में इंदिरा गांधी का चुनाव क्यों रिजेक्ट हुआ? वो हेलीकॉप्टर आदि जो है कि वो अपने सरकारी संसाधन का उपयोग किया चुनाव में, राजनारायण ने यही दिया था। आज मोदी जी सरकारी संसाधन, सरकारी पूरा विज्ञापन उझेल के दे रहे हैं मीडिया को, कौन रद्द कर पाएगा बताइए? मोदी सरकार की योजना, सरकार का ही विज्ञापन छप रहा है प्रचार के लिए, सरकार के ही पैसे से सब चल रहा है, हवाई जहाज और सब खर्चे। इस आधार पर एक प्रधानमंत्री रिजेक्ट हो चुकी है पद से, अब कोई कर पाएगा बताइए? संभव नहीं। आशा जोड़ी जी करें बहुत रिस्क लेकर आप हम सब तक सारी सच्चाई पहुंचा दे, भगवान आपकी रक्षा करें। भगवान की कृपा है आशा जी, आप लोग का स्नेह है। मैं भी छोड़ दूंगा कुछ दिन बाद, सच्चाई नहीं पहुंचाऊंगा। अब मुझे ही अकेले के मैं कितना करता रहूं, आप समझ ही रहे हो। तो मैं भी एक स्टेज के बाद जब हिंदू समझ ही नहीं रहा है तो मैं भी छोड़ दूंगा, क्या कर सकता हूँ। अपने रिस्क तो मैंने डाले ही हैं, लाइफ को भी, कंपनी रिस्क पे चली गई, सब कुछ रिस्क पे चला गया, तो कर तो रहा ही हूँ। लेकिन एक स्टेज आएगा जब मुझे लगेगा कि न कारखाने में तू थी, तो मैं भी छोड़ दूंगा। फिर जनरल न्यूज है, वो जनरल न्यूज करेंगे, क्या कर सकते हैं। जी मोदी गलत तो भारत के सब दुश्मन मोदी के दुश्मन क्यों है? भारत का कौन दुश्मन मोदी का दुश्मन है? सबसे ज्यादा अरब कंट्री ने मोदी जी को दिया है गले में अवार्ड। 6 मुस्लिम कंट्री ने मोदी जी को गले में अवार्ड दिया है। चीन को आप दुश्मन कहोगे, चीन को मोदी जी ने जमीन दिया है 4000 वर्ग किलोमीटर। और चीन के साथ भारत का जो बिजनेस है वो अमेरिका दूसरे नंबर पे आ गया। सबसे ज्यादा मोदी जी के समय भारत का और चीन का सबसे बड़ा रिश्ता, बिजनेस रिश्ता अभी बना है। अब देखो भारत में आयात निर्यात में अभी जो रिपोर्ट आई है तो चीन के साथ सबसे गहरा रिश्ता इनके है। कौन सा जो मोदी भारत के सब कौन दुश्मन बताओ तो मुझे, कौन है मोदी का दुश्मन? कौन है? अमेरिका उनके पक्ष में, चाइना उनके पक्ष में, कौन है दुश्मन? अब ये मुझे बताओ, एक भी दुश्मन का नाम आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप। अभी जो इन्होंने ये इतना मुस्लिम किया, जो हितेश जी आप पूछ रहे हो, इतना मुस्लिम किया, कल भी इंटरव्यू में कह रहे थे, 2 दिन पहले कह रहे थे मुस्लिम नहीं करते। अभी तक तो जो अरब कंट्रियां इन पे हमला कर चुकी होती, अल जजीरा ये सब क्यों नहीं कर रहा है? बताओ क्यों नहीं कर रहा? और अर्थ से अवार्डेड है, कहां कर रहा है? तो पहले करता था। तो फिलोसफी या नहीं, उसने फैक्ट दीजिए, फैक्ट दोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। मंगल वाल्मीकि संदीप चाचा आपका अनंत साधुवाद, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। प्रभु आपको सशक्त करे और रक्षा करे। धन्यवाद वाल्मीकि जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जमीन दिया है तो चाइना एंटी, भाई कहाँ बिजनेस हो रहा है? ये आपको दिखाया जा रहा है। चाइना अगर एंटी मोदी होता तो मोदी बिजनेस में भारत का नंबर 1 पार्टनर चाइना हो गया है। बिजनेस में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई मोदी सरकार के दौरान चाइना से है। किधर है चाइना दुश्मन? हमको बताओ तो सही। ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है
दुश्मन के साथ बिजनेस होता है, पाकिस्तान के साथ तो बिजनेस नहीं हो रहा है उतना। चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर हो गया है, ये देखो आप। किधर है मुझे बताओ। खालिस्तानी कह रहे हो, खालिस्तानी जो ब्लैक लिस्टेड थे 300, उनको तो ब्लैक लिस्ट से मोदी जी ने हटाया है, तो वो तो मित्रता है उनकी। भारत में मोदी सरकार से पहले खालिस्तान मूवमेंट सो गया था, उसको इन्होंने उभारा, क्योंकि उसमें पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, उस सरकार के लिए कट्टरता को उभारा गया। उनको तो ब्लैक लिस्ट से इन्होंने हटाया है। किधर है दुश्मन, बताओ तो सही, मैं तो देखना चाहता हूं। भारत का नंबर 1 बिजनेस पार्टनर चाइना है, अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया। इतना बिजनेस हो रहा है, और गुजरात के बिजनेसमैन खूब कर रहे हैं, अडानी जी खूब कर रहे हैं। आप कहां किस चक्कर में पड़े हो। अनिल कुमार जी कह रहे हैं बीजेपी, हितेश जी बीजेपी के व्हाट्सएप से ही चलते हैं। नहीं, मान ली उनके मन में क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन वाले अच्छे लगते हैं, ये कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहे हितेश जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब हमको देना ही चाहिए। मयंक जी कह रहे हैं पर क्वेश्चन का नहीं, ट्रोल मत कीजिए, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं कि मुझे बताओ तो सही कि कौन दुश्मन है, किधर दुश्मन है। सारे अरब कंट्री, इस्लामिक कंट्री उनको अवार्ड दे रहे हैं। चाइना सबसे ज्यादा उनके साथ बिजनेस कर रहा है जी, चाइना को वो जमीन दे रहे हैं जी। अमेरिका उनके लिए ये प्रोपेगेंडिस्ट भेज रखा है कि तुम्हारे लिए काम करने के लिए, यान ब्रैमिक भेज रखा है यहाँ। अमेरिका की ACYFTA की ट्रेनिंग है। बताओ तो सही कौन। पुतिन के साथ इनके रिश्ते ठीक ही हैं, खराब बिल्कुल नहीं है। इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर चाइना, ये देख लीजिए, हाईएस्ट इंपोर्ट्स, ये अभी के इंडियन एक्सप्रेस के, इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर चाइना। अब बताओ, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं कर रहा हूं, सब रिपोर्ट है, अखबार में रोज पढ़ता हूं और फैक्ट को चेक करता हूं। तो कौन दुश्मन है हमको बताओ। ये काल्पनिक, ये हिटलर के समय भी था और ये फ्राइड के भतीजे ने भी लिखा है, एक काल्पनिक दुश्मन का डर पैदा करके और वोट लो। हिटलर की पार्टी भी वोट से ही आई थी पहले। काल्पनिक दुश्मन, कौन दुश्मन, मुझे वो दुश्मन तो बताओ, किधर दुश्मन। हिंदुओं के दुश्मन 36 हैं, उनके नहीं है कोई चीज। ना, गलतफहमी में मत रहो। आपके दुश्मन है हितेश जी, हिंदुओं के दुश्मन, क्योंकि वो उनका गुस्सा आप पे क्या, जब आप वो उनका तुष्टिकरण करते हैं, आपको मरने के लिए छोड़ते हैं। अब आप देखो, कल आया है फैसला कि हिंदू जो अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं, उस शोभा यात्रा में जो भी कट्टरपंथी पकड़े गए, उसको जज साहब जो उसी मजहब से हैं, कह दिया कि भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, छोड़ दो इनको, सबको छोड़ दिया। और आप देख रहे हो यूपीएससी में वही, पुलिस में वही, सेना में अग्निवीर लाके वही, न्यायपालिका में वही, ये भरने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये दुश्मन आपके पैदा हो रहे हैं, मोदी जी कोई पैदा नहीं है, सब जगह आपके दुश्मन उन्होंने पैदा कर दिए हैं। अभी आपको नई बात नहीं समझ में आएगी, जिस दिन परिवार संकट में आएगा, एक वक्त तो मैं आपको दिमाग में चौंकूंगा कि संदीप देव था एक जिसने बात सही कही थी, एक वक्त तो आएगा आपके दिमाग में। क्योंकि मैं फैक्ट, मुझे क्या दुश्मनी है किसी से, मोदी जी से क्या, मैं तो, मोदी जी मुझे पर्सनल जानते हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। मैं मलाई, ये जितने भी सरकारी यूट्यूबर थे इनको तो जानते भी नहीं, मुझे तो पर्सनल जानते हैं। पर मैं हमेशा जर्नलिज्म, तथ्यगत जर्नलिज्म किया हूं, जिसको ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म कहा जाता है। तो मुद्दे वही के वही हैं, सरकारें बदल गई है, मुद्दे वही हैं कि सच्चर कमेटी तब भी लागू, अब भी लागू। शिवानी निगम जी, सर प्लीज लेट अस नो कुरान टू अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एज आई डोंट नो संस्कृत। कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है एक, मैं पुराण पे आपको कुछ किताब रेफरेंस दूंगा, हालांकि मिलता नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है आजकल, लेकिन मैं आपको आचार्य बलदेव उपाध्याय का पुराण विमर्श है, वो पुस्तक आप मंगवा लीजिए। पुराण विमर्श आचार्य बलदेव उपाध्याय का, हिंदी में है, तो उससे पुराण आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।